to others, and then imagine how they think of us, and more specifically, whether they are evaluating us positively or negatively. अब कॉली आगे कहते हैं कि हम ये इमेजिन करते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर खसूसी तौर पर उसके मुताबिक वो एवेल्युएट करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक वो परसेप्शन डेवलप करते हैं, जजमेंट देते हैं हमारी फीलिंग्स के हवाले से, या वो क्या महसूस कर रहे हैं उसी के मुताबिक आप अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे जुरिस्टिक डेफिनेशन है लुकिंग ग्लास सेल्फ। जॉर्ज हर्बर्ट मीड डिस्क्राइब सेल्फ, अब वो सेल्फ को डिफाइन कर रहे हैं। सेल्फ क्या है? आपका अपना आप, एज टेकिंग द रोल ऑफ द अदर। द प्रेमाइस मतलब कॉन्सेप्ट, the premise for which the self is actualized. Through interaction with others, we begin to develop an identity about who we are as well as empathy for others. देखें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप ये अपनी ही पर्सनैलिटी को फिर डेवलप करते हैं। आपकी आइडेंटिटी का दारोमदार आप इस तरह से ले रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आप अपना बिहेवियर शो करेंगे। जैन, आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। अच्छा, आगे फर्दर मैंने इसमें डिफाइन किया सेल्फ के बारे में कि इन हिज 1902 वर्क ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, कॉली अब डिफाइन कर रहे हैं सेल्फ को कि सेल्फ होता क्या है। अ समवट डेफिनेट इमेजिनेशन ऑफ हाउ वन सेल्फ। अब वो कह रहे हैं ये एक ख्याल है कि जिसमें आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। दैट इज एनी आइडिया ही अप्रोप्रिएट्स अपीयर इन अ पर्टिकुलर माइंड, मतलब एक जहन में ख्याल आता है कि इसकी शख्सियत कैसी है। एंड द काइंड ऑफ सेल्फ फीलिंग वन हैज इज डिटरमाइंड बाय द एटीट्यूड टुवर्ड हिज एट्रीब्यूटेड टू दैट अदर माइंड। फिर दूसरे जहन पर क्या वो एक क्या रवैया, क्या इंप्रेशन छोड़ है। सो इन इमेजिनेशन we perceive in another's mind some thought of our appearance, manners, aims, deeds, character, friends and so on and are variously affected by it. हम अपने ख्याल में ना ये तस्वुर करना शुरू कर देते हैं कि ये जो फलाना बंदा है ना, या इसके जहन में हमारे बारे में, हमारी अपीयरेंस के बारे में, हमारे जो अदातो हो गई है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मैं आपके लिए ना रिपीट कर देती हूँ ये लेक्चर। वैसे अब आ रही है आवाज आपको? जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। अच्छा जैन, अभी मैं अच्छा पीछे से मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगी। ईमान अभी आई है। ईमान, आप गौर से सुनिएगा कि ये जो हम CH कॉली की अभी थ्योरी पढ़ने लगे ना सोशलाइजेशन की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग करते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब मैं अगर आपके सामने खड़ी हो गई हूँ, ठीक है ना, अब मैं पहले जरा एक आपको जरा जायजा ले रही हूँ कि आप मेरे से मिलकर खुश हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं उसी के मुताबिक अपने आप को डेवलप कर लूंगी। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी का ना एक आईना आप ही की परसेप्शन पे रख लिया है कि जैसे लोग मुझे पसंद करेंगे ना, वैसे ही मैंने अपनी ग्रूमिंग करनी है, ठीक है। तो हम सेल्फ की बाजुकात वैसे डेवलप करना शुरू कर देते हैं। सोशलाइजेशन भी कुछ इसी तरह से सिखाती है कि जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट कैसा हो रहा है दूसरे बंदे पर, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ, या आप रिकॉर्डिंग पे इसको सुन लीजिएगा। आगे ये देखते हैं कि वो जो जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। कि जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी का एक शीशा देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं, ठीक है। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, ये डिटेल्स देखें सामने। द लुकिंग ग्लास सेल्फ इज अ सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट created by Charles Horton Colley in 1902. 1902 में ये कॉली साहब ने एक सोशल भी इसमें इम्पैक्ट था और साइकोलॉजिकल ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। इट स्टेट्स दैट a person self grows out of society's interpersonal interaction and perception of other। कहते हैं इंसान की जो शख्सियत है वो इस तरह से उभरती है या डेवलप होती है जब आपस में समाजी लिहाज से आप इंटरेक्ट करेंगे और लोगों की आपके बारे में जो राय कायम होगी उसकी बना पर आपकी शख्सियत डेवलप होगी, ठीक है। द टर्म रेफर्स टू पीपल शेपिंग देयर आइडेंटिटी based on the perception of others, which lead the people to reinforce other people's perspective on themselves. People shape themselves what other
perceive and confirm other people's opinion of themselves। वही चीज इसमें रिपीट हो रही है। आपको यहाँ तक दोनों को क्लियर है? आगे चलूं मैं? हाँ जी, जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जैन, ईमान, जैन आपको क्लियर है? जी मैम। जैन आपको आवाज आ रही है? हेलो जैन, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम अब ये पहले नहीं थी आ रही, मैंने आपको बताया भी है। आप मतलब बिल्कुल कट हो गई थी आवाज? जी मैम। अच्छा देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि 1902 में ना ये कॉली साहब ने एक सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पेश किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरे लोगों के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आप ये परसीव करते हैं, आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। उनकी ओपिनियन के बेस में आपका सेल्फ बीइंग डेवलप होता है। अब आ रही है आवाज आपको? जी मैम आ रही है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब ये जो थ्योरी पेश की गई है, इसके जो अहम एसेंशियल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीन पे देखें। पहले उन्होंने कहा है कि फर्स्टली वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स। पहले आप ये तसव्वुर करते हैं कि हमें दूसरों के सामने कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। फिर आप जिस तरह से आप पेश हो रहे हैं ना, अब वो आप ये जायजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों पर उसका क्या असर हुआ है, ठीक है। फाइनली वी डेवलप आवर सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। फिर जब लोग अपनी राय कायम कर लेते हैं ना आपके हवाले से, तो उसके मुताबिक आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? जैन समझ आ रही है? जी मैम क्लियर है। जी अच्छा, उसके बाद अब हम इसको एवेल्युएट कर रहे हैं क्रिटिकली कॉलिस की थ्योरी को। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग सम स्कॉलर्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब पहली लाइन में मैंने ये लिखा है कि स्कॉलर्स के दरमियान भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं कि लुकिंग ग्लास सेल्फ की जो ये प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म है, ये किस तरह से काम करती है। तो इसके हवाले से उनका ख्याल है कि ये एक जैसे नहीं काम करती, ठीक है। सेवरल रिसर्चर्स हैव बीन डन टू सीक एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे डेवलप हो, ठीक है। याद रखिएगा, आप एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हैं। टू सीक एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन one's perception of responses of others and the actual judgment they have made of him। कहते हैं, कई रिसर्चर्स कहते हैं कि उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट के जरिए एविडेंस डेवलप करने की कोशिश की है कि वो इसका रिजल्ट निकालें कि एक बंदे का जब रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, मतलब कि उसने अपने आप को जैसे पेश किया है और दूसरे बंदे ने उसके हवाले से क्या परसीव किया है, इसके हवाले से उन्होंने एक्सपेरिमेंट की बना पर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। दीज स्टडीज फाइंड दैट देयर इज ऑफन अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन मतलब मुख्तलिफ किस्म का होना बिटवीन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ हाउ अदर पिक्चर्स हिम एंड द व्यूज दे एक्चुअली होल्ड। कहते हैं कि स्टडी से ये साबित हुआ है कि हर एक की राय आपके हवाले से एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। हर एक का अपना अपना व्यू होगा। यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को? जी मैम हाँ जी, समझ आ रही है? अच्छा, क्लियरली इट इज आवर परसेप्शन। परसेप्शन होता है ख्याल, सोच। इट इज आवर परसेप्शन ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर्स, नॉट देयर म्यूचुअल रिस्पॉन्सेज विच सेल्फ बीइंग, एंड दीज परसेप्शन आर ऑफन इनएक्यूरेट। तो बाजू का ये जो हमारे ख्यालात होते हैं ना कि भाई फलाना बंदा ये हमारे बारे में सोच रहा है, वो गलत भी हो सकता है, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? फिर आगे देखें, मैंने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे कि कल ईमान ने कहा था मेरी लाइंस को एज इट इज रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब आ रही है आवाज आपको? आ रही है आवाज मेरी? जी मैम। जैन, आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा जैन, मैं ये कहने लगी थी कि एज इट इज मेरी जो लाइंस है ना, एज इट इज रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लेक्चर इस लिहाज से बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें हम थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हजम करने की कोशिश करें। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ कि कोहली ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। अच्छा, वेदर एरर्स अकर और नॉट, द प्रोसेस कोहली डिस्क्राइब्ड इज especially critical during childhood and adolescence when our self is still in a state of flux। अच्छा, अब वो पहला सवाल अब ये है
कि इसमें गलतियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती इस प्रोसीजर में, लेकिन ये जो कॉली ने एक प्रोसीजर बताया ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है, सीरियस नेचर का हो सकता है आपके बचपन के टाइम पे और जब बचपन के बाद का टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी कोई सही तरह से डेवलप नहीं हुई होती। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोनों को? हाँ जी, जी मैम। जी मैम। दोनों को क्लियर है? जी जी। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हम देखने लगे हैं, एग्जाम्पल पे फोकस करें। इमेजिन हाउ मच बेटर चिल्ड्रन ऑन अ स्पोर्ट्स टीम फील आफ्टर बीइंग चीयर्ड फॉर मेकिंग अ ग्रेट प्ले, और हाउ चिल्ड्रन इन द स्कूल बैंड feel after a standing ovation at the end of the band's performance. If they feel better about themselves, they may do that much better next time. अच्छा, जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, आपको बहुत शाबाश मिली, ठीक है, तो अगली दफा आप उसी सेंस ऑफ प्राउड के नतीजे में अगली दफा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। लेकिन आप फर्ज करो अगर आप वर्स परफॉर्म करते हो तो फिर आप अपने आप को डिजेक्टेड फील करोगे, मायूस हो जाओगे, ठीक है ना, और अगली दफा आपकी परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगी। मतलब कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को मुकम्मल तौर पर दूसरों की परसेप्शन पे डिपेंड कर दिया। मेरी बात क्लियर है दोनों को? जी मैम। जी मैम। हाँ जी, समझ आई है? अच्छा, अब सेकंड बात कहते हैं, देखते हैं कि yet it is also true that the looking glass self process affects us throughout our lives. कहते हैं ये भी सच है कि ये जो प्रोसीजर है हमारी पूरी जिंदगी पर ये असरअंदाज होता है। By the time we get out of late adolescence and into our early adult years, we have very much developed our conception of ourselves. Yet this development is never complete. कहते हैं कि बेशक आप जैसे कि टीन एज से गुजर कर आप अपनी अडल्ट स्टेज पे जाते हैं, आपकी सेल्फ की ग्रूमिंग हो चुकी होती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप उसको डेवलपमेंट का नाम नहीं देते, स्टिल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है। एज यंग, मिडिल एज और ओल्डर अडल्ट्स वी कंटिन्यू टू रीच टू आवर परसेप्शन ऑफ हाउ अदर्स व्यू अस, and these perception influence our conception of ourselves, even if this influence is often less than was true in our younger years. तो ये जो आपकी उनकी जो परसेप्शन है वो उनकी राय भी चेंज होती रहती है, उसका आपकी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट भी आपको नजर आएगा, ठीक है। आपकी नौजवानी के जो दौर होता है उसमें वो काफी ज्यादा उस पर असरअंदाज होती है। वेदर आवर सोशल इंटरेक्शन इज विद फ्रेंड्स, relatives, co-workers, supervisors or even strangers, our self continues to change. तो आपकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ व्यूज से होते हुए ये हर वक्त चेंज होती रहती है, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपकी पर्सनैलिटी ये फाइनल बनी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसमें से हेडिंग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको वैसे एक बुक का वो हवाला दिया है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, नेट पे मटेरियल भी मिल जाएगा, मैं फर्दर और भी देख के आपको सेंड कर देती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये आपको क्लियर है, जैन समझ आई है आपको? जी मैम। जी मैम। अच्छा जैन, मुझे एक लाइन में बताएं कि जो CH कॉली की थ्योरी है सेल्फ की, आपने क्या इसमें मतलब क्या समझ आया आपको? जी बताएं। मैम इसमें उसने बताया हुआ है कि हमारी जो खुद की पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी एक तरह की नहीं रहती। हम दूसरों का बिहेवियर देख के और खुद को जज कर कर उसको वक्तन वक्तन चेंज करते रहते हैं। एक लाइन आप मिस कर रहे हो, ईमान आप ऐड करेंगी क्या? जैन ने मिस किया इस थ्योरी में? हाँ जी मैम, उन्होंने कहा था कि हम अगर किसी को भी देखते हैं तो हम किसी को भी जज करने का हर एक अपना अपना तरीका होता है। हम किसी को भी, हर बंदा भी एक नजर तो नहीं उसे जज कर सकता, हर एक अपना एक सोच होती है, अपना एक तरीका होता है उसे जज करने का, और हर बंदा उसे अपने तरीके से जज करता है। हाँ, और इसमें बस एक लास्ट लाइन ऐड करना चाह रही हूँ कि लोगों की राय की बेस पे ना आप अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करना शुरू हो जाते हैं, ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो 3 बातों का मिक्सचर ये थ्योरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरी थ्योरी स्टार्ट करूं? जी मैम। जी मैम। जी जी। चलें, अब हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करते हैं। इन्होंने भी अब सोशलाइजेशन की ना डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं, और इसमें अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसके नतीजे में हमारी हमारी जहन की, हमारी सेल्फ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उन्होंने तो पहली थ्योरी का थोड़ा डिफरेंस देखें
कि आप दूसरों की ओपिनियन, उनकी परसेप्शन पे अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हटके उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन के दौरान आप सोशलाइजेशन सीख रहे हैं या अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब हम इसके पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट मीड वॉज एन अमेरिकन फिलोसोफर, sociologist and psychologist, primarily affiliated with the University of Chicago, where he was one of several distinguished pragmatists. अच्छा, pragmatist का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। pragmatist का मतलब होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज का ना प्रैक्टिकल हल चाह रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब उसी चीज को ये एक्सेप्ट करते हैं जिसका प्रैक्टिकली आप सोल्यूशन निकाल सकें। तो हम इसको क्या कहेंगे? pragmatist, ठीक है। ये अमेरिकन फिलोसफर हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है, और प्रैग्मेटिस्ट में इनका शुमार किया जाता है, ठीक है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी and the American sociological tradition in general. The two most important roots of Mead's work are the philosophy of pragmatism and social behaviorism. अच्छा, अब ये दो अहम बातें हैं। एक तो इन्होंने फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात की है कि प्रैक्टिकली हल निकालना है, ठीक है, और समाजी लिहाज से जो आपका बिहेवियर है इसकी बात की है उसने, ठीक है। ये दो चीजों पे उसने फोकस किया। अब हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियरिज्म होता क्या है। सोशल बिहेवियरिज्म रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं सोशल बिहेवियरिज्म का मतलब ये होता है कि जब आपकी जहन की आगे डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट कैसे हो रही है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं, खैर हम ये कहेंगे मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा है, उसके नतीजे में जब आपके जहन की और सेल्फ की डेवलपमेंट होगी, तो ये सोशल बिहेवियर को शो कर रहा है। मेरी बात क्लियर है दोनों को? हाँ जी मैम। चलें, ठीक है। अब हम प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। स्टक हो गया। हाँ, the theory that problems should be met with practical solution rather than ideological ones, a concentration on facts rather than emotion or ideals. वो कहते हैं कि मसले का हल आप ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ निकालें, सिर्फ थ्योरी की बात ना करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात ना करें, सिर्फ इमोशंस की बात ना करें, प्रैक्टिकल हल होना चाहिए हर चीज का। इसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। अब प्रैग्मेटिज्म के आगे मैंने एसेंशियल्स बता दिए हैं जिनके 4 असूल हैं। टेनेंट्स अगर याद नहीं होता तो प्रिंसिपल्स लिख लेना, ठीक है। 4 असूल हैं इसके। फर्स्ट क्या है? टू प्रैग्मेटिस्ट, ट्रू रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड, इट इज एक्टिवली क्रिएटेड एज वी एक्ट इन एंड टुवर्ड द वर्ल्ड। कहते हैं कि जो असल हकीकत होती है ना, असल हकीकत ये नहीं है कि ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, वो तो आप जब उसमें एक्टिवली एक्ट करते हैं, मतलब दुनिया में जब आप अपनी परफॉर्मेंस उसके नतीजे में वही रियलिटी है ना। सच तो वही है जो आप काम कर रहे हैं। अगर मैं भी काम कर रही हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं है ऐसी एग्जिस्टेंस में आ गई चीज। मेरी बात समझ आ रही है दोनों को? जी मैम। हाँ जी। अब सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड, people remember and base their knowledge of the world on what has been useful to them and are likely to alter what no longer works. अच्छा, लोग वही याद रखते हैं जो उनको फायदा देती है, ठीक है। जो चीज नहीं फारिग है, मतलब कि यूजलेस है, उसको छोड़ देते हैं वो, ठीक है। थर्ड, people define the social and physical objects they encounter in the world according to their use for them. अब वो कहते हैं कि वो फिर उन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं जिनसे उनका दुनिया में वास्ता पड़ता है, जिनका इस्तेमाल करते हैं वो। लास्टली, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एक्टर्स, वी मस्ट बेस दैट अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू। अगर आप ये चाह रहे हैं कि लोग काम कैसे करते हैं या उनका किरदार क्या है, तो फिर आपको ये समझने की जरूरत है कि लोग काम क्या कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली तो यही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यही प्रैग्मेटिज्म की बुनियाद है। अच्छा, अब हम इमर्जेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ की बात करते हैं फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि ये इसकी थ्योरी का एक मेन आइडिया है कि आप जब राब्ता, जैसे मेरे साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके नतीजे में भी आपकी ग्रूमिंग होगी, मेंटली तौर पर आपका सेल्फ बीइंग, ठीक है। आवाज आ रही है ना दोनों को?
अच्छा जी मैम, आ रही। जी मैम। Mead was a very important figure in 20th century social philosophy. One of his most influential ideas was the emergence of mind and self from the communication process between organisms. Discussed in his book Mind, Self and Society, also known as social behaviorism. For Mead, mind arises out of the social act of communication. ये 20वीं सदी की बहुत अहम पर्सनैलिटी तस्वर किए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की। तो उधर से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ये बताने की कोशिश की है कि आप जब सोशली कम्युनिकेट करते हैं ना, उससे फिर आपके जहन और आपके सेल्फ की डेवलपमेंट होती है। Mead's concept of the social act is relevant not only to his theory of mind but also to all facets of his social philosophy. कहते हैं कि सिर्फ ये जहन के हवाले से ख्याल नहीं है, बल्कि उनकी जो समाजी लिहाज से उन्होंने फलसफा बयान किया ना, उसके तमाम अनासिर को ये बयान करती है। His theory of mind, self and society is in effect a philosophy of the act from the standpoint of a social process involving the interaction of many individuals, just as his theory of knowledge and value is a philosophy of from the standpoint of the experiencing individual interaction with an environment. सिंपल इसमें ये बात लिखा हुआ है कि एक समाजी प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कई अफराद मिलकर एक दूसरे से रवाबत करते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो सीखते हैं, अपनी एक एनवायरनमेंट को तख्लीक करते हैं। मेरी बात क्लियर है दोनों को? जी मैम। थोड़ा लाइंस की वजह से शायद डिफिकल्ट आपको लगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेल्फ डेवलप कैसे होता है, उसकी स्टेजेस बना दी गई हैं। सबसे पहली कौन सी स्टेज है? प्ले स्टेज है। At this stage, infants and young children develop as social beings, first of all by imitating the action of those around them. In their play, small children often imitate what adults do. They often play house, mummy, papa, or school teacher, student, enacting the role of mother, father, teacher, student, or any other person important to them, significant others. Mead calls this process as the taking the role of others. Learning what is to be in the shoes of another person. अच्छा, आपने देखा है कि छोटे बच्चे ना, जो काम उनको पसंद होता है ना, कि जैसे टीचर खेलना है, ठीक है ना, अपनी अम्मी की तरह बन के वो उस तरह एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे बच्चे ना दूसरों के किरदार को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि दूसरों का किरदार अपनाना। अब गेम स्टेज देखते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच अकॉर्डिंग टू मीड occurs at about 8 or 9. The child starts taking part in organized games. To learn organized games, one must understand the rules of the play, notions of fairness and equal participation. फिर अगली स्टेज आपकी स्कूल लाइफ में आ जाती है, जब आप एक ऑर्गेनाइज वे में गेम्स खेलना शुरू होते हैं, तो फिर आपको ये सीखने की जरूरत होती है कि इस खेल को सीखना कैसे है, फेयरनेस रहनी चाहिए, आपने भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इन द प्ले स्टेज, children are not organized wholes because they play at a series of discrete roles. In Mead's view, they lack definite personality. अच्छा, इस टाइम ना वो मुख्तलिफ किरदार अपनाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी मुकम्मल नहीं आप कह सकते। However, in the game stage, such organization begins and a definite personality starts to emerge. लेकिन इन खेलों की वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। Thus, for me, taking the role of generalized other rather than that of discrete others is essential for the full development of self. अब वही कहते हैं कि किरदार के अपनाने की वजह से फिर आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम। लास्ट इसमें नेचर ऑफ द सेल्फ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से। ये बेशक आप अपनी मर्जी ये इसमें अपनी वर्डिंग भी लिख दीजिएगा। A final piece of Mead's social theory is the mind as the individual importation of the social process. Mead states that the self is a social process, meaning that there are series of actions that go on in the mind to help formulate one's complete self. कहते हैं एक तो ये समाजी प्रोसीजर है, ठीक है ना, आपके जहन में कई अमाल चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने जहन में ना एक अपनी एक शख्सियत बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस इसमें इतनी ही लाइन आप लिख देना। क्लियर हुआ है आपको? बाकी मैंने डायग्राम बना दी, आप चाहें तो अपने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे के ना ये अंदर ये एक स्केच बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके ये देख लें, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये कुछ डेफिनेशन मैंने इधर पुट की है।
जी क्लियर हुआ है आपको? क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं मैम, बस एक क्वेश्चन था कि तो आपने पढ़ाया था प्ले स्टेज में, हाँ जी उसमें आपने कहा था कि जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि किसी का भी कोई भी रोल जो बच्चे करते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स का भी या कोई भी रोल कर लेते हैं हम बस। हाँ तो इसके अलावा हम वो उसको लिख सकते हैं अर्ली स्टेज में है ना। प्ले ना स्टेज में तो ये है ना कि ऑर्गेनाइज्ड में आप गेम्स खेलते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। हाँ जी, अपनी वर्डिंग में भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब ये देखें, मैंने 2 थ्योरीज आपको करवा दी हैं, CH कॉली की और जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। ठीक है, इसको आंसर फॉर्म में आपने मुझे करके दिखाना है, बेशक कल ना दिखाएं, मंडे तक ना कोशिश करें कि 2 सवाल आप ना मुझे असाइनमेंट फॉर्म में कर दें। पहले अपनी असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करें, जो कि मैंने आपको कहा था 8 से 9 पेजेस तक होनी चाहिए। जब वो फाइनल हो जाएगी ना, फिर आप उसको मेमोराइज करना शुरू करें। ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा काम। आपको ना समझ आए तो कल आप मुझसे अलहदा भी पूछ सकते हैं कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, मेल भी मैंने आपको कर दी, और इसमें एक इजाफी काम, ये मैं एकदम से करने को नहीं आपको दे रही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। ये आपकी आसानी के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, मतलब जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, जो टेंसेस के रूल्स, ये मैंने इंग्लिश में ना एक्टिव के भी लहदा लिख दिए हैं और पैसिव के भी लहदा लिख दिए हैं। आप पता क्या करें, ये एकदम से ना याद कीजिएगा, आप सिर्फ ना मंडे के लिए प्रेजेंट टेंस देख लें। ठीक है, फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो सके कि प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको सेंटेंसेस दिए होंगे और उन्होंने लिखा होगा चेंज दी वॉइस। अगर एक्टिव में लिखा होगा तो आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूल्स का पता होना चाहिए, फिर ही आप इसको कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है दोनों को? जी मैम। हाँ जी, ठीक है, तो आप ये करें, तो फिर इंशाल्लाह फिर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। फिर मंडे से मैं ये ना आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्योंकि ये पक्के नंबर होते हैं, इसमें कोई नहीं कटते अगर आपको रूल्स ठीक आते हैं। मतलब आप ऐसे ही कह दो कि जैसे मैथ्स होता है ना, तो कुछ चीज़ों पे आपको ना मार्क्स नहीं वो काट सकते, यही मेक श्योर करना है। अच्छा मैं जैन से ये बात कर रही थी, ईमान और जैन, आप ना एक इंग्लिश बुक है ग्रामर की, टू द पॉइंट ले लें, आफ्ताब अहमद की है, मैं आपको उसकी ना स्नैप भेज दूंगी, उसका आपको बहुत फायदा होगा। एक तो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं रूल्स और उर्दू में भी लिखे हुए हैं, ये आखिरी उम्र तक आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ना आपको काम आएंगे। ठीक है, ये किताब ना फेंकना आप, सही है, क्योंकि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी करानी है ना। हाँ जी बोले। जी जी मुझे बुक ला के सुन दी रही थी एक मामू, अजवाय माद की बुक